गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। अपने पास टॉपिक कृषि और कृषि से संबंधित हमने कुछ चीज़ें पढ़ी भी थी। क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले जिक्र करते हैं हम 100% एरिया है और 100% एरिया में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। 51% पर क्या है, कृषि की जाती है। उसके बाद 24% क्या है, बंजर है। 21% पे क्या है, वन है। और बचा हुआ 4% उस पे क्या है, चरागाह है, चारागाह। नेक्स्ट में हमने देखा था भारत में कृषि ये कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। कौन से 2 प्रकार की है, मानसून पर आधारित कृषि और सिंचाई पर आधारित कृषि। जो मानसून पर आधारित कृषि है उसको क्या बोला जाता है, मानसून पर आधारित कृषि को क्या बोला जाता है, उसे भारतीय कृषि को क्या बोला गया है, मानसून का जुआ का बोला गया है। और ये कितने % पे है, 55% पे है। इसीलिए क्या बोला जाता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ। और बचा हुआ 45% ये किस पे डिपेंड है, सिंचाई पर डिपेंड है। नेक्स्ट में चले थे फिर फसलों के प्रकार थे भाई, फसलों के प्रकार कौन सी फसलें थी, कौन सी, एक तो आती है व्यापारिक और सेकंड पे थी और खाद्य। व्यापारिक फसलें कौन सी थी, व्यापारिक जो जिनका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए ही किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आता है गन्ना, गन्ने के बाद में कौन सी आएगी, कपास और कौन सा किया जाता है, गंवार का उत्पादन भी इसी में किया जाता है। ये चीजें यानी कि जिनका उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाए। खाद्य की फसलें कौन सी आएगी, गेहूं, गेहूं के बाद में चावल, बाजरा, यानी कि जो खाने वाली फसलें हैं उनका उत्पादन वो खाद्य की फसलों में आएगी। नेक्स्ट में आते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी। सबसे पहले रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल और जायद। रबी की फसल इनका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, जून जुलाई के समय में ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। कौन सी फसलें आएंगी इसमें, कौन सी फसलें आती हैं, चावल, कपास, हाँ अच्छा ये चलो कोई ठीक है, ये खरीफ है। उसके बाद में रबी आएगी, फिर जायद आएगी। ये बात ठीक है आपकी, रबी और जायद। हाँ जी, खरीफ वाली फसलें कौन सी हैं, कपास, चावल, ग्वार, बाजरा, मूंगफली। ये कौन सी फसलें हैं, खरीफ। रबी की फसलें कौन सी होंगी, गेहूं, सरसों, जौ, चना, हाँ राई। और जायद की फसलें ये नकदी फसलें यानी कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की फसलें मानी जाती है। इसमें कौन सी आई, तरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग। ये क्या है, जायद की फसलें। ये ग्रीष्मकालीन है, ये कौन सी हैं, शीतकालीन है। और ये कैसी हैं, ये मानसून पर आधारित है, यानी कि मानसून काल की फसलें इनको बोला जाता है। अब हम जिक्र करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। एक तरफ होगा राज्य और दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे फसलें। ज्योग्राफी में हमने देखा है कि कोई भी राज्य के अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या देखा है कि उत्तर से हमेशा दक्षिण की ओर चलना। एक तो आपको राज्यों की सीक्वेंस याद होगी और दोबारा जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको याद करने में भी आसानी रहती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, जम्मू कश्मीर। लद्दाख आएगा क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में
दो फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन सी होंगी? एक तो आती है केसर। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यों होता है वहाँ पर? हाँ जी। और फिर आती है जाफरान। ये दो फसलों का उत्पादन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में केसर और जाफरान का उत्पादन किया जाता है। जाफरान होता क्या है, यही तो बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, ये जाफरान क्या होता है? ये जायफल होता है, जो छोटे बच्चों को ढकनी पे रगड़ के दिया जाता है ना, वही होता है। बचपन में सभी ने लिया होगा। और केसर, केसर कहाँ पे होता है अभी? कश्मीर घाटी में होता है। और केसर में सर्वाधिक, जब हिमालय पड़ा था तो यहाँ पर क्या चीज़ पाई गई थी? करेवा पाई गई थी, करेवा। और करेवा क्या थे? करेवा, करेवा एक प्रकार से जलोढ़ के निक्षेप है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में ही बनते हैं। और उसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? केसर का होता है। और केसर के लिए एक जगह आती है पंपोर। और ये पंपोर कहाँ पे है? कश्मीर में ही है। और पंपोर को कश्मीर का केसर नगर कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी जगह आएगी? पंपोर को कश्मीर का केसर नगर कहा जाता है, का केसर नगर कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर की दो फसलें केसर और जाफरान। केसर का उत्पादन कहाँ पर होगा? पंपोर। और पंपोर को क्या कहा जाता है? कश्मीर का केसर नगर कहा जाता है। नेक्स्ट में जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो राज्य कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश में कोई फसलें नहीं है। नेक्स्ट में आएंगे उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब में नहीं है, फिर हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं? उत्तर प्रदेश, गेहूं, गेहूं के बाद में गन्ना, गन्ना के बाद में आते हैं आलू, आलू के बाद दूध भी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ये फसलें जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है यूपी में होता है। गेहूं का होगा, गन्ना का होगा, आलू का होगा और दूध का होगा। जबकि बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है? यूपी में। और प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे, गेहूं का उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक मात्रा में होता है। प्रति हेक्टेयर पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में होता है। पंजाब में होता है। बात आई समझ में भी? ये नेक्स्ट में सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शक्कर का प्याला बोला जाता है। भी उत्तर प्रदेश को गन्ना सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? पंजाब में होता है। और शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, आलू है, दूध है, ये चीज़ें। और सब्जियों का उत्पादन भी सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में ही होता है, सब्जियाँ। सब्जियों का उत्पादन भी कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट में कौन सा राज्य आएगा? आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा उसी में चलेंगे राजस्थान। राजस्थान में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? राजस्थान, बाजरा,
और सरसों का उत्पादन कहाँ पर होगा सर्वाधिक मात्रा में? राजस्थान में होता है भाई। बाजरा और सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान के साथ में ही एक राज्य और लगता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की फसलों का हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पर दलहन और तिलहन फसलों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा भाई। एमपी दलहन और प्लस तिलहन और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। दलहन और तिलहन में फर्क क्या है भाई? इसमें दालें हैं और तिलहन में तेल निकालने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी हो सकती हैं तिलहन में? सरसों का तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर तिल का ही जिक्र करेंगे ना तो वो कहाँ पर होते हैं? मध्य प्रदेश में ही होता है। और यही लाइन से प्रश्न पूछा गया था। जैसे अगर तेल वाली बातें जिक्र करेंगे ना तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरसों कहाँ पे होती है, तो राजस्थान में होती है, सरसों से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट में इसी के साथ में राज्य लगता है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक फसलों का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर कपास और मूंगफली का जिक्र किया जाता है। मूंगफली से भी क्या होता है भाई? तेल निकाले जाते हैं। तो इसी में भी ये बात आपको ध्यान में रखना, दलहन और तिलहन और सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा भाई। गुजरात का जिक्र करेंगे, गुजरात यहाँ पर कपास और मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। कपास सर्वाधिक मात्रा में क्यों होती है? क्या कारण है इसके पीछे? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। चलो जी, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सी फसलें आती हैं? हाँ जी, महाराष्ट्र में आता है सबसे पहले अंगूर का नाम सुना है आपने? अंगूर, आम के बाद में प्याज। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ज्वार का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। और अंगूर के लिए एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है नासिक। हाँ जी, नासिक में क्या है? अंगूर का उत्पादन होता है। नासिक से संबंधित और बातें भी आती हैं भी यहाँ से। कहाँ पर? नासिक से रिलेटेड यहाँ पर 2-4 बातें और भी आई थी भाई। नासिक में कुंभ का मेला लगता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? गोदावरी नदी का उद्गम होता है। सेब आएगा उसमें, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड जो बातें आ रही है ना उनसे संबंधित बातों का ही जिक्र किया जाएगा। अंगूर, आम, प्याज और ज्वार, ये कहाँ पर उत्पादन होता है इसका? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र भाई। कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य। महाराष्ट्र एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ में और नीचे चलेंगे तो कौन सा राज्य आता है? गोवा आएगा। गोवा में कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है। कर्नाटक में आएगा भाई, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में कौन सी वर्षा हुई थी ग्रीष्म काल में?
ग्रीष्म काल में कौन सी वर्षा होती है? हाँ, जो ग्रीष्म काल में वर्षा हुई थी उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना गया था। वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना गया था? काला बैसाखी के नाम से। असम में किस नाम से जाना गया था? चाय वर्षा के नाम से। कर्नाटक में किस नाम से जाना गया था? कॉफी वर्षा। यानी कि कॉफी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में। अमर वर्षा कहाँ पे हुई थी? अमर वर्षा केरल में हुई थी। लेकिन आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेना, आगे पीछे कहीं लिख लेना कि अमर वर्षा केरल में होती है। इनको कहीं आम ज़्यादा है तो भाई आप इसीलिए अमर वर्षा महाराष्ट्र में मत ले आना, और अमर वर्षा के ही अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आम भी सर्वाधिक उत्पादन केरल में मत कर देना। चीज़ को आगे भी नोट कर लेना भाई, अमर वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में। और आम का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक में क्या है भाई? कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर कॉफी अनुदान संस्थान केंद्र है, वो बाद में देख लेंगे। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट में कौन सा राज्य आएगा कर्नाटक के बाद में? केरल। और केरल में कौन सी मिट्टी पाई गई थी? केरल में कौन सी मिट्टी पाई गई थी? लैटराइट। और लैटराइट किसके लिए फेमस थी? मसालों के उत्पादन के लिए। और मसालों से संबंधित यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? सबसे पहले इलायची का जिक्र सुना है आपने? लौंग का नाम सुना होगा। नारियल, काजू, इन फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इलायची, लौंग, नारियल, रबड़। इलायची को क्या कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी कहा जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं एग्जाम में भी, लौंग किस से प्राप्त किया जाता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। पुष्पकली से प्राप्त होता है। नारियल, काजू और रबड़, ये चीज़ें बहुत इकट्ठी आ जाती हैं। अभी कौन से राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? केरल में होता है। और केरल में कौन सा तट आता है? कौन सा तट आता है? मालाबार तट आता है यहाँ पर। और मालाबार के कारण एक तो इसे ये कह सकते हैं कि इसका उत्पादन मालाबार तट पे किया जाता है, मालाबार तट पे ही किया जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसाला राज्य कहा जाता है। और उसी के बाद अगर बात करें कि विश्व में मसालों का कटोरा किसे बोला गया है? केरल को ही बोला गया है। ये 3-4 बातें और अभी ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। विश्व में मसालों का कटोरा, विश्व में मसालों का कटोरा। नेक्स्ट में आ जाता है इसी से संबंधित मसाला राज्य। मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और केरल इन्हीं बातों से अब तक
4 से 5% पूछे जा चुके हैं कि लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है, मसालों की रानी किसे बोला जाता है, इलायची को बोला जाता है, नारियल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर किया जाता है, केरल में किया जाता है, काजू, रबड़, और केरल को और क्या बोला जाएगा कि मालाबार तट पे उत्पादन है। विश्व में मसालों का कटोरा, मसाला राज्य किसे बोला गया और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, ये केरल को ही कहा जाता है। फिर अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो पश्चिमी घाट पे क्या है, राज्य पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ में जब थोड़ा यूटर्न लेंगे तो नेक्स्ट में राज्य कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें वो भी प्राथमिकता रखता हो। लेकिन थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश आएगा, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई गई थी, आंध्र प्रदेश, जी आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई गई थी, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी की क्या विशेषता थी कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में क्या होती है, वर्षा कम होती है क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र है। और उस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल का उत्पादन किया गया था, जब हमने जिक्र किया था तो यहाँ पर भी तंबाकू का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, और हल्दी का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू, मक्का और हल्दी, इनका उत्पादन कौन से राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू, हल्दी और मक्का का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद इसी साइड में थोड़ा और आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आ जाता है, उड़ीसा आएगा, तेलंगाना आएगा, वहाँ पर कोई फसलें नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो झारखंड में भी क्या है, कोई फसलों के मामले में तो वो फेमस है नहीं, लेकिन वो खनिज के मामले में फेमस है। उसी के साथ में लगता हुआ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है भाई, किसके लिए फेमस माना जाता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, हाँ जी, कौन सी फसलों के लिए फेमस है ये। एक तो आएगा धान। धान का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर किया जाता है, वेस्ट बंगाल में। और फिर आता है जूट, हाँ जी जूट। जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कौन से राज्य में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और यहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा कितना होता है, 75% जूट का उत्पादन किया जाता है। 75% जूट का उत्पादन एक ही जगह पर हो जाता है भाई। वेस्ट बंगाल के साथ थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो राज्य कौन सा आएगा, उसके बीच में एक राज्य रह जाता है। कौन सा रह जाता है, झारखंड के ऊपर और वेस्ट बंगाल और यूपी के बीच में एक राज्य रहेगा, बिहार। और बिहार में कौन सी फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होगा, आपने नाम सुना होगा, लीची, हाँ जी लीची। कैसी होती है ये लीची, खट्टी मीठी होती है, मीठी होती है लीची। और लीची के लिए एक फेमस जगह है, बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर को क्या बोला जाता है, लीची ज़िले के नाम से ही जाना जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले को लीची ज़िला कहा जाता है। एग्जाम में वो पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया भी लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ये बिहार में, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन उसके बाद और गहराई में जाएंगे तो मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, लीची ज़िला कहा जाता है। मुजफ्फरपुर को लीची जिला कहा जाता है, लीची जिला कहा जाता है। फिर इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा, कौन सा राज्य आएगा, असम। और असम से संबंधित और क्या जानकारी मिलती है, असम में क्या होती है, कौन सी वर्षा होती है भाई, असम में कौन सी वर्षा होती है, चाय वर्षा ही होती है। तीसाउर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर कौन सा उत्पादन होता है, सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, चाय।
और ये चाय से संबंधित अगर एक बात का और जिक्र करें तो ये मूल रूप से कौन से देश का चाय है भाई? ये चाय, हाँ जी चाय, ये कौन से देश की हो सकती है या किस देश की देन है कि हमें चाय दी है भाई, जिससे सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा मूड बनता है भाई? हाँ, कौन से देश के? ये चाय का जिक्र करेंगे ना तो ये मूल रूप से भाई चीन देश की है। चीन ने ही क्या किया है भाई, चाय दी है पूरे विश्व को, और उसी से उनका मूड बना हुआ है भाई। जैसे ही कोई ना कहीं दिमाग खराब हो तो भाई चलो चाय मंगा लेते हैं, सुबह उठते हैं तो भाई चाय मंगा लेते हैं, कोई आए तो चाय मंगा लेते हैं, जाए तो भी चाय मंगा लेते हैं। ये पता नहीं भी चाय क्या हो रही है चाय ही चाय। चाय मूल रूप से चीन की फसल है। चाय का मूल स्थान कह सकते हैं चीन है। फिर यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, चाय के साथ साथ असम के साथ साथ उसी में वेस्ट बंगाल में एक जगह आती है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी क्या होता है भाई, चाय का उत्पादन किया जाता है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कि अच्छी किस्म का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, अच्छी प्रकार की अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? दार्जिलिंग में होता है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? असम में होता है। और अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। और ये दार्जिलिंग है कहाँ पर भाई? दार्जिलिंग में होता है। ये फसलों से संबंधित राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करने में क्या है भाई, प्रथम स्थान पर हैं, उनका जिक्र किया है। और इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। कोई ज़्यादा तो नहीं है? नहीं है। और मुश्किल भी नहीं है? नहीं है। चलो ठीक है जी। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम। कृषि के अलग अलग राज्यों में नाम। स्थानांतरित कृषि होती कौन सी है? कौन सी होती है? यानी कि कुछ स्थान पर कृषि की जाए, यहाँ पर फसल उगा दी और तब तक भी 5, 7, 10 साल तक यहाँ पर फसलें होती रहती है, उपजाऊ रहती है, तो उसको क्या करते हैं भाई, फसल करते रहते हैं। और उसके बाद में इस जगह को खाली छोड़ देते हैं और नेक्स्ट जगह पे चलेंगे और इस जगह पर जो भी है जंगल है, झाड़ फूस है, उनको साफ करके कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इसके अलग अलग जगह पर भाई अलग अलग नाम हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाएगा यहाँ पर भाई? हाँ बताइए आप लोग, आपको को काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है इसका। हाँ हाँ, झूम कृषि क्या है? एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। तो ये क्या है? झूम के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत से ही चलो इसको थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी।
और अलग अलग जगह पर हम घूमते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यह पूर्वोत्तर भारत है और पूर्वोत्तर भारत से संबंधित यहाँ पर राज्य आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में इसको किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार, यहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। दीपा, इस कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में इसी जगह पर पहुंच जाएंगे भाई, क्योंकि अब थोड़ा सा दक्षिण की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। इधर केरल के बाद में कर्नाटक, छोटा सा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और राजस्थान के बाद में पंजाब। इन्हीं राज्यों में छोटी छोटी जगह आती है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जगह आएगी पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट पे हमने एक जगह देखी थी कुंवारी। कुंवारी क्या है? जगह है कन्याकुमारी। तो पश्चिमी घाट पर इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुंवारी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट कुंवारी। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र में कोई नाम नहीं है, लेकिन राजस्थान में जाएंगे तो यहाँ पर इसको बालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे बालरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे, पंजाब में इसका कोई नाम नहीं है, हरियाणा में ये खेती की नहीं जाती, और हिमाचल प्रदेश में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। खिल, हिमाचल प्रदेश खिल। और ये ऐसे प्रश्न है अभी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि कितना भी इतना बड़ा टॉपिक है, सारा पढ़ रखा हो, लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाते हैं भी इसको किस नाम से जाना जाता है। भी हमने कम से कम 10-12 घंटे मेहनत की होती है और दरिद्राई रह जाती है। भाई होता है ये बहुत बार। और एग्ज़ाम में आपने चलो किसी ने दिया होगा 1-2 एग्ज़ाम या देने वाले हो, कंपटीशन का तो दौर यही रहता है। कोई चीज़ होती है, आप अगर 40 पढ़ के आई हो ना, 41 में एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में लोग पता कैसे चलता है, अभी पता नहीं भी कोई चीज़ को। कितनी भी पढ़ लो, उसी में झील पढ़ रखी है आपने, मान लेते हैं 60 पढ़ ली, 70 पढ़ ली, 71 में पूछेगा भाई, उनको पता कैसे चला है, अभी पता नहीं भी ये पढ़ के नहीं आए हैं। बहुत अजीब बात होती है। अभी तो आए हो, शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक चलती जाएगी। राजस्थान, फिर बाद में आएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाएगा? खिल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में खिल के नाम से जाना जाएगा। अब इसी के बीच में जो राज्य बसते हैं, 3 राज्य एक साथ इकट्ठे ही रह जाते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। इन 3 जगह पर भी इनके प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, और बहुत बार अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। भाई कौन सा आएगा? पहले तो आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसको दैया के नाम से जाना जाता है। दैया। आंध्र प्रदेश में इसे पोड्डू के नाम से जाना जाता है। पोड्डू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और ये एग्जाम इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है भी पोड्डू क्या है। पोड्डू कोई एक जानवर का नाम है, इस प्रकार से ऑप्शन ऐसे आते हैं, कृषि का प्रकार है या कुछ और प्रकार है। फिर आएगा झारखंड। झारखंड में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। कुरुवा, झारखंड में इसे कुरुवा के नाम से जाना जाता है। सभी के सभी प्रश्न वही कोई ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में पूछे गए हैं। झूम के बारे में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, झूम क्या है? झूम, और झूम जैसे वर्ड आता है
तो हमें एक सॉन्ग याद आ जाता है भी झूम बराबर झूम झूम, यानी कि पहला ऑप्शन मिलेगा कि ये एक नृत्य का प्रकार है, सॉन्ग का एक छोटा सा कोई धुन है, या कृषि का प्रकार है, और चौथा कोई भी दे सकता है। ऊपर वाले दो हैं, इतने काफ़ी हैं भाई। पहला ऑप्शन आपको बताया गया कैसा आता है एग्जाम में, बहुत अच्छे से बताया गया पहला ऑप्शन कैसा आता है, आकर्षक और खतरनाक होता है। दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं चूज करोगे तो भी बातें ठीक रहेगी। ये कितने राज्य हो चुके हैं, करीबन 7-8 राज्य हो चुके हैं, और 7-8 राज्य पूछे गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम, और झूम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर की जाती है, नागालैंड में की जाती है। इन सभी राज्यों में ये खेती की जाती है, लेकिन इनमें झूम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर है, नागालैंड में। अगर चलो ठीक है, ये झूम क्या है भी एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। अगर एग्जामिनर और ज़्यादा अपना माइंड का यूज करता है और ये बात पूछ लेता है भी भारत में सर्वाधिक मात्रा में स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है, फिर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है, कहाँ पर की जाती है। प्रश्न ये भी तो पूछ सकता है, झूम क्या है, एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, और झूम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होगी, नागालैंड में होती है। तो अरे इसमें सोचने वाली बात कौन सी है अभी, स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होती है, नागालैंड में ही होती है, कोई अलग बात थोड़ी ना इसमें। अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुंवारी क्या एक जगह है, और राजस्थान में एक जगह आती है बालरा, और एक जगह है बालोतरा। बालोतरा जिस प्रकार से अपने गगर क्या है अभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए तो भी चलती कहाँ से है, ये चलती तो शिवालिक से, पंचकूला से ऊपर से चलते हैं, लेकिन ये बाढ़ कहाँ पर लाने का काम करती है, हम कह सकते हैं कि फतेहाबाद और सिरसा के क्षेत्र में लाने का काम करती है। तो उसी प्रकार से राजस्थान में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ये लूणी नदी है ना, ये चलती तो अजमेर से है, लेकिन ये बाढ़ मार के एक जगह आती है बालोतरा, वहाँ पर बाढ़ लाती है। तो इसी प्रकार से भी बालोतरा जगह है और एक ये बालरा, ये मिलते जुलते हैं भी, है अलग अलग, लेकिन याद रख सकते हो बालोतरा से बालरा जो कृषि है वो कहाँ पर की जाती है, राजस्थान में की जाती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी होगी, खिल के नाम से जाना जाएगा भाई। जैसे हिम दिखते हैं ना, में थोड़ा सा रिएक्शन नहीं होता, वाओ क्या सीन है, बट सीन ऐसे जैसे तैसे करके भाई, यानी कि एक प्रकार से खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी कृषि की जाती है, खिल की जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सा होगा, दैया होगा। आंध्र प्रदेश में पोडू, और ये पोडू कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं इसे, ये पोडू है ना, इसे पेटू कर लेना, पेटू। और पेटू कैसा होता है अभी, उसे खाने का पता ही नहीं होता ना, आंधा होता है, जो कुछ आए आगे उसको खा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या आ रहा है भाई, आंधा ही आ रहा है। और पोडू यानी कि पेटू को कोई खाने का पता नहीं, वह खाने के मामले में आंधा ही रहता है, नॉन स्टॉप ही रहता है, कोई चीज़ें कितनी भी आई। और झारखंड में कौन सा होगा, पुरवा। ये फसलों का उत्पादन, ये इस प्रकार की क्या है, फसल के टाइप है, स्थानांतरित कृषि के ये प्रकार हैं। और इन्हीं से संबंधित 4-5 नाम और भी आ जाते हैं, जो विदेशों में इनके नाम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और अपने एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। सबसे पहले आता है वियतनाम, और वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है, रे के नाम से। और HSSC में प्रश्न पूछा गया है भाई, वियतनाम और किस नाम से जाना जाता है, रे के नाम से। और ये सिंपल सा ही है, कितना सिंपल प्रश्न है, एक प्रश्न एक नंबर लेने की बजाय भाई देना पड़ जाता है। फिर आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर लद्दाख के नाम से जाना जाता है, लद्दाख। वियतनाम देश कहाँ पे है अभी ये, वियतनाम। इंडोनेशिया अपना पड़ोसी है क्या, इंडोनेशिया है क्या या नहीं है, वेनुजुला, वेनुजुला देश में कोनुको, कोनुको के नाम से जाना जाता है, वेनुजुला। फिर इसी के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील, इसे
रोका के नाम से जाना जाता है। फिर आती है मैक्सिको। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। HSSC में एक प्रश्न पूछा गया है, बाकी ये सारे प्रश्न CHSL के हैं भाई। CHSL के बहुत फेमस प्रश्न है। किन को किन नाम से जाना जाता है।